नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। लंबे वीकेंड से पहले बाजार में आज अच्छी तेजी थी। इनफैक्ट मजबूत ग्लोबल संकेत, शॉर्ट कवरिंग और कुछ शानदार नतीजों के दम पर इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 80 अंकों की मजबूती के साथ 8672 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 293 पॉइंट्स की बढ़त थी और जो 28,152 पर बंद हुआ। अगर हम सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों से काफी ज्यादा सपोर्ट बाजार को मिला। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगभग 2.25% चढ़कर बंद हुआ। नतीजों के बाद एसबीआई के शेयर में जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद जितने भी पीएसयू बैंक थे उनके शेयरों में तेजी आई। एसबीआई निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से एक था और ऑलमोस्ट 7% से ऊपर बंद हुआ। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे आए। पहली तिमाही में बैंक का जो घाटा था वो 741 करोड़ उसने दर्ज किया, लेकिन उसके बावजूद शेयर काफी अच्छा चला और 10% से ऊपर बंद हुआ। दरअसल इसका जो कारण था वो ये था कि तिमाही दर तिमाही बेसिस पे बैंक ऑफ इंडिया की प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट 49% तक गिरी और उसके ग्रॉस एनपीएस में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई। तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे एक अच्छा संकेत मिला, जिसके चलते शेयर में तेजी आई। हिंडाल्को के नतीजों के बाद मेटल शेयरों ने भी काफी अच्छी तेजी पकड़ी और मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर बंद हुआ। अगर मेटल पैक की बात करें तो वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक में 1% तक की तेजी आज के सेशन में रही। साथ ही ऑटो शेयरों ने भी अच्छी रफ्तार आज के सेशन में पकड़ी और इंडेक्स 1% ऊपर चढ़कर बंद होने में कामयाब रहा। एम&एम कहें या फिर फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति सभी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। इनफैक्ट डीजल बैन पर जो खबर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसका असर ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स में भी दिखा और भारत फोर्ज, मदन सुमी जो कल हमने काफी गिरावट देखी थी, आज वहां पर तेजी की ट्रेंड देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी रही और इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर बंद हुआ। गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, जीएसके कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड ऐसे कुछ काउंटर से जहां पर तेजी देखने को मिली। साथ ही एबी ग्रुप की मेगा रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान के असर आज के सेशन में दिखा। एबी ग्रुप के शेयरों पर इंट्राडे में ग्रासिम ऑलमोस्ट 10% तक टूटा, वहीं एबी नूवो 18% नीचे आज क्लोज हुआ। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की। एक्यूएफ एडवाइजर्स के नितिन रहेजा का मानना है कि लिक्विडिटी बढ़ने से बाजार में तेजी आई है और शॉर्ट टर्म के लिए बाजार दायरे में जाएगा। अब मेरा मानना यह है कि बाजार यहाँ तो जैसे कि मैंने कहा कि लिक्विडिटी आती रहेगी तो बाजार ओवर वैल्यूएशन और हो जाएगा, या तो आपको बाजार एक रेंज में घुसेगा जब तक आप फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स फंडामेंटल्स को कैचअप नहीं करें वैल्यूएशन तक। तो ये एक बहुत ही कॉशियस फेज रहेगा बाजार में, मेरा मानना है। प्योरली बिकॉज अपने दम पे अगर बाजार को चलना है वो है फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन। वहाँ पे अभी हम काफ़ी फेयर जोन में हैं। तो आपने सुना नितिन रहेजा को। उनका ये मानना है कि फिलहाल बाजार में जो हम तेजी देख रहे हैं वो आगे चलकर टिकेगी नहीं, ये देखना होगा। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आशीष चंदानी। स्वागत है आशीष आपका। बाजार में आज हमने जो तेजी देखी, इनफैक्ट कल की तेजी एक तरह से कंटिन्यू हुई है, लेकिन अब फर्दर जो ट्रिगर्स हैं, कुछ बड़े नंबर्स भी आज आए जिसकी वजह से काफी सपोर्ट मिला। आगे क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं बाजार के लिए? देखिए, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो है मार्केट, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट, बट जो जिस तरीके से एसबीआई में हमने आज तेजी देखी, क्योंकि प्रोविजनिंग फिगर्स वाज एट द कंफर्ट लेवल, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो थोड़ा सा शाइन कर रहे हैं आज के मार्केट में। और दूसरी तरफ हम देखें सीपीआई डाटा थोड़ा बढ़ के आया, थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। आईपी वाज गुड। मुझे लगता है सीपीआई आने वाले समय में जैसे जैसे मानसून का इफेक्ट होते जाएगा, सीपीआई शायद हम थोड़ा सा उसमें टेपरिंग ऑफ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कुशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक मार्जिन मिलता है रेट कट का। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है। आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब तक 8780 नहीं क्रॉस करता है, मेरे ख्याल से एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट नहीं कही जा सकती है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म व्यू रखता है और प्रॉफिट में, तो मेरे ख्याल से उसको 50-60% प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके जाना चाहिए यहाँ से। राइट, आपने एसबीआई के नंबर्स की आप बात करी थी, एक बार नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। एसबीआई के नतीजे इन अनुमान से बेहतर रहे हैं। इनफैक्ट अगर सालाना आधार पर हम बैंक का मुनाफा देखें तो 31.7% का एक डिप देखा, तो एक्सपेक्टेशन से काफी कम था और मुनाफा 2521 करोड़ रहा है। जो बेस्ट पार्ट रहा इन रिजल्ट्स का, जो हाईलाइट्स थी उसमें यह था कि शायद फ्रेश स्लिपेजेस में गिरावट और साथ ही जो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे जो नंबर्स आए वो स्टेबल थे, जिसके चलते शेयर में 7% तक की तेजी हमने देखी। अगर हम बैंक के नेट एनपीएस की बात करें तो वो
वो 4.05% रहे पिछले क्वार्टर के 3.8% के मुकाबले। साथ ही अगर प्रोविजंस की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर ऑलमोस्ट 43% से ज्यादा का एक डिप दिखा, जो कि बैंक के लिए काफी अच्छा है। अगर कुछ और नंबर्स की बात करें, फ्लैश जैसे हमने कहा 71% तक का डिप दिखा, ये एक प्लस पॉइंट था। इसलिए अगर क्वार्टरली अगर हम ट्रेंड देखें तो ग्रॉस एनपीएस में एक बेहतरी यहां पर दिखने को मिल रही है। बैंक की जो कुल प्रोविजनिंग थी वो अब गिरकर 13,174 करोड़ के आसपास से गिरकर 7,413 करोड़ रुपए, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छा ट्रेंड दिखा। इवन अगर एनआईएस की बात करें तो 14,312 करोड़ रही इस क्वार्टर में एसबीआई की एनआई। तो अगर आज तो हमने खैर स्टॉक में रिएक्शन देखा ही, आपको लगता है ये जो आज इसमें जंप दिखा और ओवरऑल पीएसयूज ही पूरा बस कर रहे थे, कल सबसे ज्यादा गिरावट पीएसयूज में थी, आज बिल्कुल उलट ट्रेंड हमने दिखा। तो अगर अब मंगलवार को जब बाजार खुलेगा, आपको लगता है कि पीएसयूज में फिलहाल नई पोजीशंस बनानी चाहिए आशीष? डेफिनेटली बनानी चाहिए। देखिए पीएसयू में एसबीआई हमेशा एक ट्रेंड लीडर होता है, वो चाहे आप तेज़ी की बात करें या मध्य की बात करें। आज जो रिजल्ट्स हैं इसमें एक हार्टनिंग इशू, सबसे अच्छा फैक्टर ये रहा है कि एनपीएस रिड्यूस हो रहे हैं। आप चाहे बैंक ऑफ इंडिया का भी देखें, आप जैसे अभी एसबीआई का भी बता रहे थे, एसबीआई का नेट इंटरेस्ट इनकम भी वाज ऑन एन ओकेश साइड। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कंसर्न जिसकी वजह से बैंक्स के पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशन इतने डिक्रीज हुए ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, वो एनपीएस रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में तो हम थोड़ा बहुत तेज़ी देखते ही हैं, बट एनपीएस एक कंसर्न रहता था, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेपर ऑफ हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मार्केट अभी फैक्टर इन कर रहा है वो ये है कि मानसून की वजह से कई सारी इकोनॉमी में तेज़ी आएगी, जिसकी वजह से जो एनपीएस हैं वो शायद परफॉर्मिंग हो जाएं। दूसरी चीज़ आप मेटल काउंटर्स को देखें, मेटल और पावर सेक्टर जो सबसे बड़ा एनपीए का फैक्टर रहा इन बैंक्स का, तो मेटल में हम देखें कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल हम मार्केट में देखें तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, करीब 30% प्राइस इंक्रीज हो चुकी है जब से इंपोर्ट में हमने रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो ये एक फैक्टर ज़रूर मेरे ख्याल से मार्केट ध्यान में देगा। बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, और मुझे लगता है अगले आने वाले 4 क्वार्टर्स और इम्प्रूव ही करेंगे पीएसयू बैंक्स के लिए। इनफैक्ट आशीष, एक बार हिंडाल्को के नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। क्वार्टर 1 में मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। जी बिजनेस का अनुमान था कि 220 करोड़ के आसपास मुनाफा रहेगा, जबकि जो फिगर्स आई वो 294 की थी, यानी 4 टाइम्स। इनफैक्ट अगर हम पैट को हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करें तो 4 टाइम्स जंप सब्सटैंशियली यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू में कुछ 11.5% का एक डिप दिखा है और रेवेन्यू इस बार का 7590 करोड़ के आसपास रहा है। इन नंबर्स को देखते हुए और साथ ही अगर अदर इनकम के भी हम नंबर्स देखते हैं, वहां पर एक बढ़त दिखी है। 119 करोड़ हिंडाल्को की अदर इनकम रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। आपने जैसे कहा मेटल्स में फिलहाल अच्छी तेजी दिख रही है। अगर मेटल पैक में से आपको कोई शेयर चुनना होगा तो वो कौन सा होगा? देखिए वेदांता को मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा पूरे मेटल पैक में। कुछ स्टोरीज भी इसमें कॉर्पोरेट साइड में डेवलप हो रही है, और जिस तरीके से फंडामेंटली ये कंपनी पोजीशनड है टुवर्ड्स दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेटल, तो मेरे ख्याल से किसी भी मेटल में अगर तेज़ी आती है, बेस मेटल्स में तेज़ी आती है, तो वेदांता को बहुत अच्छा इसका एडवांटेज मिलेगा। ऑन दी फ्लिप साइड हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत कैचअप हो चुका है ऑलरेडी प्राइस में, तो अगर कहीं करेक्शन मिलता है तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली वेदांता को पिक करना चाहिए। जी, तो आपका फेवरेट इन सब में वेदांता है। कुछ और अच्छी खबरों की बात करते हैं। जून में आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 1.3% से बढ़कर 4.7% रही है। इस दौरान माइनिंग ग्रोथ 1.3% से बढ़कर 4.7% रही, जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें तो वहां पर एक मामूली बढ़त दिखी, 0.7% से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.9% रही। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 4.7 से बढ़कर ऑलमोस्ट 8.3% हो गया, यानी एक डबल जंप यहां देखने को मिला। बेसिक गुड्स ग्रोथ की बात करें 3.4% से बढ़कर ये 5.6% रही। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ अगर वहां देखें तो 1.1% से बढ़कर ये 2.8% रही। जानकारों का ऐसा मानना है कि आईआईपी ग्रोथ काफी अच्छी है और एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए हैं नंबर्स। हालांकि अगर महंगाई फ्रंट पे देखें तो 6% जो टारगेट है सरकार का, मतलब 4% -+2%, वहां पर थोड़ा शायद एक नेगेटिव क्यू देखने को मिला। आशीष, दोनों नंबर्स अगर हम देखें सीपीआई और आईआईपी, बाजार क्या इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा ट्यूसडे को जब बाजार खुलेगा?
नहीं, आईपी तो डेफिनेटली हार्टनिंग है और शायद मार्केट को ये मालूम भी था कि आईपी का जिस तरीके से पिछली बार भी ट्रेंड था तो इस बार आईपी बढ़ के आएगा। सीपीआई आई गेस एवरीबडी मस्ट हैव फैक्टर्ड इन की फूड प्राइस की वजह से हमें थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखना पड़ेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी कहा अभी कि मानसून का इफेक्ट अभी आना बाकी है, तो जैसे जैसे मानसून का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, साथ में हमने ये भी देखा है कि इस बार पल्सेस प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुई, शायद 30-35% आई वाज रीडिंग समवेयर इस बार इंक्रीज हुआ है, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था टुवर्ड्स द राइज ऑफ इन्फ्लेशन। तो वो भी कहीं ना कहीं टेपर ऑफ होते हुए दिखेगा। तो अगर मैं अगले 3 महीने की 4 महीने की बात करूं इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन, मुझे लगता है ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा और क्रूड ऑयल प्राइस भी थोड़ा साथ दे रहे हैं मार्केट्स का, हमने थोड़ा सा कट भी होते हुए देखा था फ्यूल प्राइसेस में। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर स्टार्टिंग हम शायद एक प्राइस कट के ट्रेंड में फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सितंबर, शायद अगस्त सितंबर तक हम इतना उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट या आरबीआई जो है या गवर्नमेंट जो है प्राइस कट की इतनी तरफ रहेगा। दिस इज इंटरेस्ट रेट प्राइस कट की बात कर रहा हूँ मैं। बट जैसे अक्टूबर नवंबर आना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है कि प्राइस कट की बातें आनी स्टार्ट हो जाएगी।